हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12th आर्ट साइड के जो स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, उन बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे कमेंट कर रहे थे सर वीडियो काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक्स की वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है, तो बच्चों के कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो है हम इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद डेफिनेटली मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए कि किस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। इसमें आपको अधिकतर सभी क्वेश्चन मिक्सअप मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक नंबर या दो दो नंबर वाले क्वेश्चन दिए हैं। पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन है, इसमें बड़े नए छोटे सब मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं और छोटे क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें और बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जीएसपी क्लासेस शिवम शर्मा चैनल का नाम है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप 20,000 सब्सक्राइबर कर लीजिए, फिर हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। किसी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का कारण क्या होता है? इंग्लिश में बोलें तो रीजन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एन इकोनॉमी इज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। और कई बच्चों के कमेंट ये भी आते हैं कि सर सिलेबस रिड्यूस है तो अकॉर्डिंग टू उसके क्वेश्चन डालिए। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है एकदम से जजमेंट करना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है एनसीईआरटी के। तो जो है मैंने ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अपने बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके टॉपिक नहीं आएंगे, ऐसा तो पहली बात तो है नहीं, सारे टॉपिक ही आने वाले। मैंने सारे चैप्टर सेलेक्टेड चैप्टर लिए हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर फिर भी कोई अगर क्वेश्चन ऐसा बाई मिस्टेक मेरे से आ गया होगा तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा, उसको मत पढ़िएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इनमें से पेपर में आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो लिखा है वितरिंका आतात में परिवर्तन, यानी इंग्लिश में अगर पढ़ें तो द वैल्यू ऑफ चेंज इन आउटपुट इज चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे, इंग्लिश में भी समझ लें इसको। आगे देखिएगा, फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चनों को। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है? इन व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट। मार्केट के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, आगे देखेंगे, मांग वक्र की प्रवणता या ढाल साधारणता कैसी होती है? व्हाट टाइप ऑफ स्लोप डज अ डिमांड कर्व जनरली है? इस चीज़ को आप देखेंगे। अगला देखेंगे, एक वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? आंसर बताना है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं इसको लिया, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं इसको आप समझेंगे। बट क्वेश्चन बदल के बड़े, उसमें 3 नंबर या 2 नंबर में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही पूछा जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ऐसा भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को हर तरीके से पढ़ के जाएँ, ऐसा ना हो कि फिर एग्जाम में आप कहें सर आपने तो ये 1 नंबर का 2 नंबर का बताया था, ये तो 5 नंबर में आ गया। तो प्लीज़ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें, शॉर्ट आपका अपने आप बन जाएगा। अल्पकाल में एक फर्म की कुल लागत की गणना कैसे की जाती है? क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें, मैं कभी बीच में दोनों लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहते हैं, यानी शट डाउन पॉइंट क्या होता है उसको आपको बताना है। मांग की कीमत लॉस क्या है? ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या रहेगी, इसको भी आप देख लेंगे। दो अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी किसी क्वेश्चन में मैंने नंबर लिख रखे हैं कितने नंबर का है। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लॉज को निर्धारण करने वाले कारक क्या होते हैं? आपको बिल्कुल उनको एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार से आप क्या समझते हैं? नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट जो होती है उसका क्या कारण है या उससे आप क्या समझते हैं, उसको क्लैरिफाई करके आपको बताना है, स्पष्ट करना है। अल्प अधिकार में फर्म कैसे व्यवहार करती है? ठीक है, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है,
तो उसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज दे सकता हूँ, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। मैथ साइंस वगैरह सभी मेरे अपने सब्जेक्ट हैं, तो इन सब सब्जेक्ट की मैं नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे सर किस स्ट्रीम से होंगे और हमें क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने ऑल सभी स्ट्रीम्स को ही कवर कर किया हुआ है, मैंने हर चीज़ से ही आपका किया, साइंस साइड से भी और कॉमर्स से भी एंड आर्ट साइड से भी, हर चीज़ मेरे सब्जेक्ट हैं। तो इस चीज़ को आप वो नहीं करिएगा, आप क्वेश्चनों को विश्वास से और मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चुनाव की समस्या क्या है, ठीक है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको राइट करना पड़ेगा। चुनाव की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है, क्या है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। मांग तालिका का क्या अर्थ है, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां डैश डैश करके, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था एक आदर्शक अर्थशास्त्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ आदर्शात्मक होगा, ठीक है, इसको आप समझ लेना, थोड़ा सा उसमें हो गया होगा टाइपिंग में मिस्टेक। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में विस्तार को चित्र सहित आपको समझाना है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। पैमाने के प्रतिपल की अवधारणा को चित्र सहित समझाइए। एकाधिकार का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख विशेषताएं उल्लेख कीजिए। एक देश के सामान्य एक देश के सामान्य निवासी से आप क्या समझते हैं, यानी नॉर्मल रेसिडेंस अगर आप बात करें किसी कंट्री के, तो उसका क्या अर्थ होता है, उसको आपको बताना है। आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट करना है आपको। दूसरा आप देखें विदेशी विनिमय दर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए मैंने कई क्वेश्चन में नंबर डाल रखे, मैंने आपसे कहा था विदेशी विनिमय दर का क्या तात्पर्य है, एक मुक्त बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, और अगर किसी भी फ्री मार्केट में अगर उसको दिखाना है तो कैसे आप दिखाएंगे, ठीक है। भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य मदों का तात्पर्य उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। समग्र यानी कुल मांग के प्रमुख घटकों का वर्णन करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसकी कमियों को बताइए। घाटे का बजट क्या है, इसके गुण व दोषों को उल्लेख कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे किन्हीं चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, इनको बताना है। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, यानी राजकोष के घाटा क्या है। संतुलित बजट क्या है, बैलेंस बजट आपका क्या होता है। चयन की समस्या जो है क्यों उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है। जब सीमांत उपभोक्ता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता निम्न में से होती है डैश। तो टोटल यूटिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, वो जीरो होगी या धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, क्या होगी वो आपको बताना है। उत्पादन फलन क्या है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये आपको बताना है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इन क्वेश्चनों को आप अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की नज़र में रखिए। अभी और क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, एक एक नंबर वाले कई क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। इन क्वेश्चन कम से कम आप ये मान के चलिए, अगर आप 100 to 150 क्वेश्चन तैयार करेंगे तब जाके आप पेपर में 30 के 30 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन सोच रहे हैं कि सर ने 30 40 50 क्वेश्चन बता दिए, इससे हमारा पास आप हो जाएंगे इन क्वेश्चनों को पढ़ के, पास तो डेफिनेटली श्योर। आप अगर आप ये 50 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली पास तो आपने होना ही होना है। बट अगर आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चनों को आप डेफिनेटली 100 से 150 के बीच में आपको क्वेश्चन मैं दूंगा विद आंसर, उन क्वेश्चनों को अगर आप रट्टा लगा लेंगे या याद कर लेंगे अच्छे, तो डेफिनेटली श्योर आप जो पेपर में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ठीक है। मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है, इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना होगा कि ऐसा क्यों होता है। पूरा इसका डायग्राम बना देंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं के बीच में अंतर क्या रहता है, इसको आपको बताना है। किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के 3 कारण बताने हैं, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जो सप्लाई ऑफ का कमोडिटी को बताते हैं, ठीक है। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा से को स्पष्ट कीजिए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप बताएंगे। अनैच्छिक बेरोजगारी, इसका क्या अभिप्राय है, यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको आप बताएंगे। देखेंगे विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है, ठीक है, विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है, ठीक है। विदेशी विनिमय बाजार के मुख्य कार्य क्या हैं, ये आपको बताने हैं, ठीक है। व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या डिफरेंस है, यानी डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष
कर क्या है, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, राजकोष के घाटा से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए। ये भी देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि की वर्णन कीजिए, ये भी आप देखेंगे। व्यवसायिक बैंक की परिभाषा दीजिए, यानी कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है और उनके फंक्शन को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समग्र यानी समस्त या कुल आप बोल सकते हैं। ठीक है, मांग से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 48 गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे होती है, यानी व्हाट इज मल्टीप्लेयर, हाउ टू कैलकुलेटेड विद एग्जांपल। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है आपसे। तटस्थ से वक्र या पक्र नहीं वक्र होगा, वक्र विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैमाने के बढ़ते और घटते स्थिर रूप को आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नज़र में रखें इसे। उत्पादक के संतुलन से क्या अभिप्राय है, समझाइए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, कुल आगम सीमांत आगम के औसत, ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है। सीमांत आगम और औसत आगम के परस्पर संबंध को चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन है, 5 6 नंबर में आते हैं आपके। संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, मांग और पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, निम्न में से किसे कागज में मुद्रा कहते हैं, बैंक दर किसे कहते हैं, ये आप देखेंगे, यानी बैंक रेट आपका क्या है। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक है क्या है, केंद्रीय बैंक है, राजकीय बैंक है, राज्य केंद्रीय दोनों बैंक है, क्या है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक के जितने भी कार्य हैं क्या हैं, सब चीज़ें आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति सीमांत प्रवृत्ति के बराबर होती है, सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है, तो गुणक का मान बताइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आयकर का लाभ प्राप्त होता है किसको, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या दोनों को, या इनमें से किसी को भी नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जो मैंने 59 क्वेश्चन बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर लीजिएगा और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। जल्द ही 20,000 सब्सक्राइबर आप करवा देंगे, पूरी होप है मुझे आपसे। ठीक है, तो जल्दी 27,000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे। लाइव स्ट्रीम में आपसे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें फुल फाइनल तरीके से आपको समझाएंगे और जल्दी आपको इनके आंसर भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।